हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हमारे MCQ सीरीज के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मानव श्वसन तंत्र। कहने का मतलब आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम है उसके लिए जो मानव श्वसन तंत्र की जो संरचना है, उसके साथ साथ में उसकी क्रियाविधि है, उसके ऊपर MCQ देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये MCQ हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस MCQ सेशन के बारे में। और सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यदि हम हमारा पहला प्रश्न देखें, आज का हम हमारा पहला प्रश्न देखें तो वो है हमारा कि श्वसन की क्रिया कहां होती है। श्वसन की क्रिया कहां होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या प्रश्न हुआ, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके हिसाब से हमें देखना है। यहां पर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है केंद्रक और चौथा है लाइसोसोम। तो कहने का मतलब यह मुख्य रूप से हमारे कोशिकीय श्वसन के ऊपर बात कर रहा है। कोशिकीय श्वसन के ऊपर बात कर रहा है। कोशिकीय श्वसन होता है अर्थात कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन काम में आती है और काम में आने के बाद में उससे ऊर्जा उत्पादित होती है और ऊर्जा उत्पादित होने के बाद में एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनती है। तो ये कहां होता है कोशिका के अंदर, कहां पर ये क्रिया होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी ऊर्जा उत्पादन का जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका के कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसी कारण उसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया चलती है, जहां पर वास्तविक रूप से हमारी ऑक्सीजन काम में आती है और CO2 बनती है, वह संरचना होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी संरचना होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आज के दूसरे MCQ के बारे में। और जो दूसरा MCQ है हमारा, ये क्या है कि श्वसन दर होती है वो सामान्यतः कितनी होती है। यदि हम मनुष्य के लिए श्वसन दर की बात करें, कहने का मतलब 1 मिनट के अंदर मनुष्य है वो सामान्यतया कितनी बार सांस को लेता है। यदि आप देखो, अनुमान लगाओ, अगर आप टाइमर लगाओ कि 1 मिनट में आप कितनी बार लेते हो, ऐसा अगर करके देखोगे तो एक वयस्क मनुष्य है लगभग 1 मिनट के अंदर 12 से लेकर 16 बार क्या लेता है? श्वास को अंदर लेता है या बाहर छोड़ता है। तो मनुष्य में जो श्वसन की दर होती है वो कितनी मानी जाती है? 12 से 16 मानी जाती है। कहने का मतलब ऑप्शन बी होगा, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था श्वसन दर, अर्थात 1 मिनट के अंदर मनुष्य कितनी बार सांस को अंदर लेता है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि इसको हम देखें कि श्वसन का जो केंद्र होता है, या इसे हम बोलना चाहिए श्वसन लय केंद्र कहां स्थित होता है। देखो, नॉर्मली जब हम श्वसन करते हैं, नॉर्मली जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम श्वास अंदर ले रहे हैं, कब बाहर छोड़ रहे हैं। नॉर्मल चलती रहती है प्रोसेस। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी सांस लेने की दर होती है वो बहुत तेज हो जाती है। तो श्वसन की जो ये दर होती है, श्वसन की जो ये लय होती है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसके लिए एक सेंटर पाया जाता है, इसके लिए एक केंद्र पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं श्वसन लय केंद्र। यह श्वसन लय केंद्र हमारी सांसों की गति को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
और ये पाया जाता है हमारे मस्तिष्क अर्थात जो पश्चिमी मस्तिष्क होता है उसके एक भाग के अंतर्गत, जिसका नाम है मेडुलो ओब्लोगेटा। तो श्वसन लय केंद्र कहां पाया जाता है? मेडुलो ओब्लोगेटा में पाया जाता है। तो यहां हो जाएगा श्वसन केंद्र कहां स्थित है? मेडुलो ओब्लोगेटा के अंतर्गत यह पाया जाता है। बाकी ये सेरिब्रम है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरिबेलम है पश्चिम मस्तिष्क का भाग। थैलेमस भी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो श्वसन लय केंद्र होता है वो हमारा मेडुला में होता है। एक केंद्र और होता है जो इस श्वसन लय केंद्र के ऊपर भी एक तरीके से उसको बोलता है कि कब उसको तेज होना है, कब धीमे करना है, वो होता है पोन्स में। लेकिन ये श्वसन लय केंद्र जो होता है वो हमारा कहां पाया जाता है? मेडुलो ओब्लोगेटा में ही पाया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि इसको हम देखें कि निम्न में से कौन सा कथन एल्वोलाई के बारे में सही है? एल्वोलाई या जिसे हम वायु कुपिका कहते हैं वो तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे फेफड़ों के अंतर्गत अंत में जाकर छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये गुब्बारे नुमा संरचनाएं जो होती हैं ये एकदम पतली झिल्ली की बनी हुई होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है, इनकी जो दीवार होती है, जो वायु कुपिका है, वायु कुपिका या जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं, जो हमारी फेफड़ों में होती है वो एंड में जाकर ऐसे गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती हैं। और इनके चारों तरफ ऐसे हमारी क्या होती है? रक्तवाहिनी होती है। ये हमारा रक्त होता है, ये वायु कुपिका है। इसकी जो ये दीवार होती है एकदम पतली होती है। इसकी दीवार में कोशिकाओं की केवल सिंगल परत पाई जाती है। और यहीं पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। इसलिए ये जो एल्वोलाई होती हैं ये श्वसन के लिए सतह के क्षेत्रफल को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी आपको पता चल गया कि एल्वोलाई क्या है। अब देखो यहां पर कुछ बातें दे रखी हैं। ये दे रखा है कि एल्वोलाई के बारे में सही, ध्यान से सुनना, सही बात बतानी है। क्या एल्वोलाई की दीवार मोटी होती है? अभी आपको बताया कि एल्वोलाई की जो दीवार होती है वो एकदम पतली होती है, केवल एक परत मोटी होती है। तो ये बात तो गलत हो गई। गैस विनिमय के लिए सतह क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। ये सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है ना कि कम करती है। तो ये भी गलत हो गई। इसमें लिखा गया है ऑप्शन सी कि पतली दीवार होती है, सही बात है, एकदम पतली होती है। और अधिक सतह का क्षेत्रफल होता है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। केवल CO2 का आदान प्रदान नहीं भाई, CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन का भी आदान प्रदान होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये हमारे श्वसन तंत्र पर आधारित है, जिसमें हमारे श्वसन से संबंधित संरचनाएं, साथ साथ में श्वसन की जो क्रियाविधि है उसके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं। और ये प्रश्न है ये आपके इस पूरे टॉपिक को एक तरीके से दोबारा से रिवीजन करवा देंगे। इससे पहले हमारा पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर जाकर आप उसको पूरा कंप्लीटली समझ सकते हैं और उसके बाद में आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। हालांकि वहां पर भी हमने एक MCQ का वीडियो आपको उपलब्ध होगा जहां पर उसके MCQ उपलब्ध रहेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो है क्वेश्चन नंबर 5। CO2 का अधिकतर परिवहन किस रूप में होता है? जो हमारी CO2 पाई जाती है, जो कि हमारी कोशिकाओं में उत्पादित होती है, हमने बोला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन काम में आती है और CO2 का उत्पादन होता है। तो वो CO2 है वो कोशिकाओं से फेफड़ों में लाई जाती है। भाई CO2 है
ये कहां बन रही है? कोशिका में। कोशिका से कहां लाना है हमें? फेफड़ों में। और फेफड़ों से कहां छोड़ना है? वातावरण में। यही छोड़ना है। लाएगा कौन? ये रक्त लेकर आएगा। तो ये CO2 है, ये रक्त के अंदर कैसे जाती है? तो देखो, रक्त के अंदर रक्त होता है, उसके मुख्य रूप से दो भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होती हैं इसकी कोशिकाएं। एक होती हैं इसकी कोशिकाएं। तो CO2 जो होता है, ये मुख्य रूप से, कहने का मतलब लगभग 97% CO2 होता है, ये प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में जाता है। और वो भी किस रूप में? वो जाता है हमारा HCO3, H2CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। किस रूप में जाता है? कार्बोनिक अम्ल के रूप में जाता है। और यही कार्बोनिक अम्ल हमारे रक्त के pH को भी क्या रखता है? कंट्रोल रखता है। तो इस प्रकार से CO2 होता है, हमारे रक्त के pH को भी नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो यहां पर देखो, CO2 का अधिकतर परिवहन होता है, किस रूप में होता है? तो यहां पर देखो, कार्बमिनो हेमोग्लोबिन, ये भी CO2 का ही परिवहन है। CO2 जब किसके साथ जुड़ती है? हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन याद रखना कि ये केवल और केवल कितना प्रतिशत है? 3%। ये पूछ रहा है अधिकतर परिवहन घुलित रूप में होता है, किस रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। देखो, ये कार्बोनिक अम्ल है। अब अम्ल होता है किसी भी द्रव के अंतर्गत, जल के अंदर जब घुलता है तो वह H+ त्याग देता है। तो यहां पर यह बन जाता है H+ और यह बन गया HCO3-। तो ये तो H+ आयन हो गया और ये हो गया HCO3-, जिसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो CO2 ज्यादातर किस रूप में है? आपके प्लाज्मा में घुलित रूप में। कौन से रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसको हम देखें कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है, इसका डिसोसिएशन का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। और इसके लिए कर्व बनता है, एक ग्राफ बनता है, किस किस से प्रभावित होता है। जब हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं कि कैसे हमारा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होता है, इसके ऊपर कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है, यदि उनको हम पढ़ें उस पूरे टॉपिक को, तो हमें पता चलता है कि उसके ऊपर pH का भी प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर CO2 की सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीजन की सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब pH का भी प्रभाव होता है, तापमान का भी प्रभाव होता है, CO2 का भी प्रभाव होता है। ये इस कर्व के ऊपर तीनों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस कारण इसमें आ जाएगा ऑप्शन D। ऑप्शन D होगा, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यदि इसको हम देखें, एक प्रभाव होता है जिसे हम बोलते हैं बोहर प्रभाव। किससे संबंधित है? बोहर प्रभाव होता है, वो क्या बताता है? देखो, अभी आपको बताया कि जब हमारी ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है, और जब ये पहुंच गई कहां पर है? कोशिकाओं में। भाई ये ऑक्सीजन है, किससे जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन से, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं भाई?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस रूप में है। अब ये आपका कहां पहुंचा? कोशिका में। कोशिका में जाने के बाद में ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा? अलग। और इस ऑक्सीजन के अलग होने पर अभी हमने पढ़ा पीएच का भी प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर CO2 का भी प्रभाव पड़ता है। तो CO2 के कारण से जो ऑक्सीजन होती है वो अलग होती है और इसी प्रभाव को कहा जाता है बोहर प्रभाव। तो बोहर प्रभाव होता है कि CO2 के कारण से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के अलग होने का प्रभाव। तो यहां पर O2 का अधिक बंधन यह नहीं दर्शाता है, बोहर प्रभाव दर्शाता है CO2 के कारण से ऑक्सीजन का रिलीज होना, उसका अलग होना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बोहर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो वो आ जाएगा CO2 के कारण ऑक्सीजन का क्या होना? रिलीज होना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें कि फेफड़ों में या फेफड़ों की अवशिष्ट आयतन का क्या महत्व है। अवशिष्ट का मतलब सीधा सीधा समझ लो शेष। आप खुद बताओ कि जब आप नॉर्मल सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, तो कितनी श्वास बाहर छोड़ते होंगे? कितनी ऑक्सीजन बाहर छोड़ते होंगे? या कितनी वायु को बाहर छोड़ते होंगे या अंदर लेते होंगे? तो जब कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था के अंतर्गत श्वास को अंदर लेता है या बाहर छोड़ता है, तो जितनी वायु वो अंदर या बाहर लेता है उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। फिर जैसे नॉर्मली मैं श्वास ले रहा हूं, उसके बाद में मैं जोर लगाकर भी श्वास को और बाहर छोड़ सकता हूं। अरे सामान्य के अलावा यदि आप अपने फेफड़ों पर जोर लगाओ तो वायु की कुछ मात्रा है उसको और आप बाहर छोड़ सकते हो, और उसे आप क्या कहते हो? ERV, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जो आप जोर लगाकर छोड़ते हो। लेकिन इसके बाद भी हमारे फेफड़ों में से पूरी वायु कभी भी बाहर नहीं निकलती। जब आपने जोर लगाकर श्वास को बाहर छोड़ दिया, उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर वायु की कुछ मात्रा होती है, वो हमेशा शेष बचती है। उस मात्रा को हम कहते हैं अवशिष्ट आयतन। उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन। तो अवशिष्ट आयतन का मतलब हो गया है कि फेफड़ों के अंदर शेष रहने वाली वायु की वह अधिकतम मात्रा जो सामान्य श्वसन एवं जोर लगाकर वायु को बाहर छोड़ने के बाद फेफड़ों के अंदर शेष रह जाती है, उसे हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। इसका फायदा क्या हुआ? आप खुद देखो, यदि फेफड़ों में से पूरी वायु बाहर निकल जाए तो क्या हमारे फेफड़े पिचक नहीं जाएंगे एकदम से? ये तो एकदम कोमल संरचना है ना, तो ये तो पिचक जाएंगे। जैसे कि आप बोतल लेते हो और उस बोतल में से पूरी वायु को आप दबाकर बाहर निकाल दोगे तो बोतल पिचक जाएगी। उसी प्रकार से यदि आप फेफड़ों में से पूरी वायु को बाहर निकाल दोगे तो फेफड़े पिचक सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। तो ये जो अवशिष्ट आयतन होता है ये हमारे फेफड़ों को सिकुड़ने से बचाता है, याद रखना है। तो इसका महत्व क्या है? गैसों के विनिमय को रोकता है? नहीं, ये हमारे फेफड़ों को सिकुड़ने से क्या करता है? बचाता है। ऑप्शन बी होगा, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बाकी CO2 बनाता है, ये कोई कारण नहीं है। रक्त बनाता है, ये भी कोई कारण नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि अवशिष्ट आयतन का क्या महत्व होता है। आप सभी लोगों को ये प्रश्न है, ये कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह बोल रहा है कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किसका संयोजन है। देखो, नॉर्मली ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तब उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, तब इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हमारा CO2 होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, तो इसे बोलते हैं कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये तीन आपको याद रखने हैं कि कौन से को क्या कहा जाता है। आप कंफ्यूज इन दो में होते हो, भाई इसका तो पता चल जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। कंफ्यूज इनमें होते हैं। हम CO2 प्लस HB को समझ लेते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको क्या समझ लेते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हम समझ लेते हैं कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, जबकि ये उल्टे होते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि कार्बमिनो हीमोग्लोबिन है, किसके लिए होगा? क्या O2 प्लस HB के लिए होगा? नहीं। CO2 प्लस HB के लिए? बिल्कुल सही बात। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन के लिए? गलत, इसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और नाइट्रोजन प्लस हीमोग्लोबिन के लिए नहीं। तो यहां पर कार्बमिनो हीमोग्लोबिन है, किसका संयोजन होता है? वो होता है आपके CO2 प्लस HB का संयोजन। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। और जो 10वें नंबर का प्रश्न है, यदि हम इसको देखें तो हमें क्या पता चलता है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च मतलब ऊंचे पहाड़ों पर रहने पर शरीर में क्या परिवर्तन होता है। आप बताओ ऊंचे पहाड़ों पर क्या होता है श्वसन से संबंधित। तो जब भी आप ऊंचाई पर जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऊंचाई पर या पर्वतों पर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। और इसी कारण से जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। लेकिन जो पर्वतों पर रहते हैं, जो लोगों का रहना ही वही जगह है, वो थोड़ी सिलेंडर लेके घूमेंगे। उनके शरीर में अपने आप ही एडेप्टेशन हो जाते हैं, अनुकूलन हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसको पूरा कैसे करें? इसके लिए हमारा शरीर क्या करता है? अपने अंतर्गत कुछ बदलाव करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, इस रक्त में जो RBC है, इनकी संख्या है वो बढ़ जाती है। RBC की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इससे फायदा क्या होगा? RBC बढ़ेगी तो अब वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का क्या कर पाएगी? परिवहन करे पाएगी। तो याद रखना, RBC बढ़े जाती है। तो लाल रक्त कण अर्थात RBC घटते हैं? नहीं, घटते नहीं है बल्कि बढ़ते। लाल रक्त कण बढ़ते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन घटता है? नहीं भाई। श्वसन रुक जाता है? अगर रुक जाए तो फिर तो मर जाएंगे, ये कोई कारण थोड़ी हुआ। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा कि ऊंचाई पर, पहाड़ों पर जब हम जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन कम हो रही है, जिसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हमारे रक्त के अंदर जो RBC होता है, एक तरीके से हीमोग्लोबिन होता है, वो बढ़े जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है का मुख्य प्रभाव क्या है।
आप खुद अनुमान लगाओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो सकता है? याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यह एक ऐसी गैस है जो आपके हीमोग्लोबिन से बहुत तेजी से जुड़ती है। यह ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 4 गुना तेजी से जुड़ती है। और इस कारण जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड उपलब्ध होगा तो पहले कौन जुड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी। इससे क्या होगा? शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दम घुटने की परिस्थिति होगी। और आपको एक परिस्थिति बताता हूं, एक घटना बताता हूं। एक बार क्या था कि एक परिवार में, फैमिली में फंक्शन था, घर पे बहुत सारे लोग थे, रात सर्दी का समय था और सर्दी के समय में उन्होंने सोने के लिए, उस कमरे को गर्म करने के लिए उसमें अंगीठी जला ली जिसमें कोयला था, जल रहा था। जब तक गेट खुले थे, खिड़कियां खुली थी, तब तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो भी गैसें बन रही थी वो आपकी बाहर जा रही थी और ऑक्सीजन उपलब्ध थी। लेकिन जब उस कमरे को बंद कर दिया तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। वहां पर उस अंगीठी के कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लग गई। और जब वो कमरा पूरा बंद था तो रात को जितने भी लोग उस कमरे में सो रहे थे वो पूरे के पूरे सुबह मर गए। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, वो आपकी किससे जुड़ गई? हीमोग्लोबिन से। और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये बहुत जहरीली गैस होती है, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? ये ऑक्सीजन को बढ़ाता नहीं है, ये हीमोग्लोबिन से क्या करता है? जुड़ जाता है। और जब हीमोग्लोबिन से ये जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा भाई? तो ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, CO2 ऊर्जा को नहीं बढ़ाता, बल्कि क्या होता है? हीमोग्लोबिन से जुड़े जाता है, और जिसके कारण से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। श्वसन के दौरान डायफ्राम, जिसे हिंदी में बोलते हैं तनुपट, का संकुचन क्या करता है? डायफ्राम तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे फेफड़े होते हैं नीचे की तरफ उदर गुहा होती है, इनके बीच में एक पतली सी झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। जैसे कि हम बात करें, ये हमारे फेफड़े हैं, इनके नीचे की तरफ पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या होता है? नॉर्मल अवस्था में तो ये ऐसे कर्व शेप में होता है, ऊपर की तरफ डोम शेप में, और जब इसमें संकुचन होता है तो ये सपाट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसे, जिसके कारण से जैसे ऐसे हो गया तो ये इतनी जगह एक्स्ट्रा मिल गई भाई। फेफड़ों को जगह क्या मिल जाती है? एक्स्ट्रा, जिससे आपके फेफड़ों के अंदर जगह क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब जगह बढ़ती है तो वायु होती है वो आपके वातावरण से किस में चली जाती है? फेफड़ों में चली जाती। ये बोल रहा है कि श्वसन के दौरान डायफ्राम का संकुचन होता है, वो क्या करता है? क्या फेफड़े को सिकुड़ेगा? क्या नहीं, ये फेफड़ों को क्या करेगा? फैलाएगा। फेफड़ों के आयतन में वृद्धि होगी। फेफड़ों को क्या करता है? फैलाता है, उसका आयतन बढ़ता है। रक्त के प्रवाह को रोकता नहीं है, गैसों के विनिमय को नहीं रोकता। ये हमारे जो वक्ष गुहा होता है, इसके आयतन को, उस जगह को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, फेफड़ों को ज्यादा फुला देता है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? देखो कि श्वसन में गैसों का जो आदान प्रदान होता है किसके बीच होता है?
श्वसन के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, आप खुद सोचो। हम देखो, वायु होती है, उस वायु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा, नाक के द्वारा, और नाक से ये कहां जाती है, फेफड़ों में। फेफड़ों से ये रक्त के द्वारा कहां जाती है, हमारी कोशिकाओं में। क्या चली गई है, ऑक्सीजन। अब कोशिकाओं में क्या बन रही है, CO2 गैस बन रही है, तो वो CO2 गैस है वापस आती है कोशिका और फेफड़ों के बीच में, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा, CO2। तो ये बोल रहा है आदान प्रदान किस किस के बीच होता है। देखो, यहां फेफड़ों और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान हुआ, यहां रक्त और कोशिका के बीच में आदान प्रदान हुआ। जब फेफड़ों और रक्त के बीच में आदान प्रदान होता है, इसे हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। और रक्त और कोशिका के बीच में आदान प्रदान होता है, उसे हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन। क्या कहते हैं भाई, आंतरिक श्वसन। तो यह हो गया है हमारा आदान प्रदान किसके बीच में होता है, फेफड़ों और रक्त के बीच में भी होता है, और कोशिका और रक्त के बीच में भी होता है। तो रक्त और उत्तक अर्थात कोशिका के बीच में होता है, फेफड़े और रक्त के बीच में होता है, अर्थात दोनों के बीच में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसके लिए हमारा प्रश्न संख्या 13 के लिए जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। और यह प्रश्न है, यह आपका कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न। देखो, एक कथन दे रखा है कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण होती है, वो उच्च पीएच पर बढ़ जाती है। कहने का मतलब जब पीएच अधिक होगी तो ऑक्सीजन की जुड़ने की प्रवृत्ति होगी, वो बढ़ जाएगी, प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे पीएच बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन की जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर है, उच्च पीएच पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे पीएच बढ़ता है तो वैसे हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है। देखो, पीएच कम होती है, अम्लीय होता है, उस समय हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम होने लगे जाती है। तो यह भी सही है। तो कथन और कारण है, ये दोनों सही हैं, और कारण हो रहे हैं वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि श्वसन की जो दर होती है उसका नियंत्रण मुख्यतः ऑक्सीजन के द्वारा होता है। याद रखना कि हमारी सांसों की जो दर होती है ये ऑक्सीजन के ऊपर नहीं बल्कि CO2 से निर्धारित होती है। किसकी मात्रा के आधार पर है, CO2 की मात्रा के आधार पर निर्धारित होती है। तो ये गलत बात है। ऑक्सीजन की कमी से श्वसन तुरंत बढ़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी सांस लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये सही बात है। तो यहां पर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं, नहीं भाई, कथन और कारण दोनों सही हैं, ये भी नहीं। कथन सही, कारण गलत, ये भी नहीं। कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन डी होगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो प्रश्न है ये देखो सिंपल सा प्रश्न है। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है। देखो, अवायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है। श्वसन को दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है कि श्वसन है
एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। देखो, वायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, और अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी श्वसन होता है तो एंड में क्या बनता है? CO2 गैस बनती है, ऊर्जा बनती है और जल भी बनता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है तो हमारा ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदले जाता है। और याद रखना, इसी अवायवीय श्वसन के कारण जो ये लैक्टिक अम्ल बनता है, ये जब मांसपेशियों में जमा होता है तब दर्द करने लगे जाता है। और इसी कारण जब भी कोई व्यक्ति होता है वो दौड़ लगाता है तो मांसपेशियों के पास ऑक्सीजन उतनी उपलब्ध नहीं होती है जितनी उनको चाहिए। इस कारण मांसपेशियां क्या करने लग जाती हैं? अवायवीय श्वसन करने लगे जाती हैं, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगे जाता है और यही लैक्टिक अम्ल होता है ये मांसपेशियों में जमा हो जाता है। जब ये मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो दौड़ लगाने के 1 या 2 दिन के बाद में आपकी मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? देखो, CO2 नहीं बनती है, ऑक्सीजन भी नहीं, जल भी नहीं, क्या बनता है? आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ये बनता है, ये सबसे मुख्य उत्पाद होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? देखो, ये हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों के बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है ऐसे, और इसके बीच में आपका एक तरल पदार्थ भी भरा हुआ रहता है। ये जो तरल होता है इसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं हम? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो बाहर की तरफ जो ये झिल्ली होती है इसे हम बोलते हैं प्लूरा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। ये क्या करता है कि हमारी फेफड़ों की एक तरीके से सुरक्षा का कार्य करता है। ये तरल होता है, ये इनको घर्षण से क्या करता है? एक तरीके से बचाता है। तो ये बोल रहा है कि फेफड़ों को ढकने वाली जो झिल्ली है इसको हम वो क्या बोल रहे हैं? झिल्ली को तो बोलते हैं प्लूरा और उस तरल को क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। तो इसमें आ जाएगा प्लूरा। देखो, ये पेरिकार्डियम ये हृदय के चारों तरफ होती है, मेनेंजीज होती हैं ये मस्तिष्क के चारों तरफ होती हैं, एपिडर्मिस होती है ये त्वचा होती है, ये होती है हमारी हृदय के चारों तरफ, ये मस्तिष्क के चारों तरफ होती हैं और ये होती है हमारी त्वचा की बाहरी परत। तो फेफड़ों के चारों तरफ आ जाएगी प्लूरा। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यदि इसको हम देखें कि श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है, आप खुद बताओ। जब हमारे शरीर में श्वसन होता है तो हम कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और अंदर लेने के बाद में उसके द्वारा हम क्या करवाते हैं? जो भी हमने ग्लूकोज खाया है, जो कोशिका के अंदर गया है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? उस ग्लूकोज का इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और जब यह ऑक्सीकरण होता है तो उससे एक तो CO2 बनती है, एक बनता है जल और इसके अलावा ऊर्जा बनती है। और श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना ही होता है। तो कहने का मतलब श्वसन की क्रिया में एक तो हमारे क्या काम में आने वाला है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक क्या काम में आने वाला है? ऑक्सीजन। इससे बनेगा क्या? CO2, H2O और क्या बनेगी? ऊर्जा। किस रूप में? ATP के
रूप में। तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया होती है, यदि उसको एक रासायनिक सूत्र के रूप में लिखें तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। C6H12O6 है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होगा, CO2 बनेगी, H2O बनेगा और ऊर्जा बनेगी। बाकी CO2 H2O CO2 तो हम लेते ही नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो बोल रहा है कि जो टाइडल वॉल्यूम होती है उसका सामान्यतः कितना मान होता है। अभी आपको बताया था टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है सामान्य श्वसन में वायु की मात्रा जो हम या तो अंदर लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं। भाई नॉर्मल समय के अंतर्गत आप नॉर्मल श्वसन कर रहे हो, उस समय वायु की कितनी मात्रा को आप अंदर लेते हो या कितनी मात्रा को बाहर छोड़ते हो सामान्य कंडीशन में, उसे कहा जाता है ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और इसका मान जो होता है टीवी टाइडल वॉल्यूम का वो होता है 500 ml। कितना होता है भाई? 500 ml होता है, ये आपको याद रखना है। तो टाइडल वॉल्यूम का सामान्य मान कितना होता है? 100 नहीं होता बल्कि कितना होता है? 500। 1000 भी नहीं होता और 2000 भी नहीं होता। और अब है हमारा लास्ट प्रश्न, 20वें नंबर का प्रश्न, जिसमें दे रखा है कि अस्थमा ये हमारा एक श्वसन संबंधित क्या है? रोग है। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा के अंतर्गत होता क्या है कि जो भी हमारी श्वास नली होती हैं, जो भी हमारी फेफड़ों के अंतर्गत नलिकाएं पाई जाती हैं, श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, उनकी जो भित्ति होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, वो सूज जाती है। और जब उनमें सूजन आ जाती है तो क्या होता है कि जहां पर वायु जा रही है वो नली होती है वो संकरी होती ही जाती है, जिसके कारण से श्वास लेने में समस्या होती है। तो अस्थमा में क्या होता है? वायु मार्ग चौड़ा नहीं होता है बल्कि संकुचित हो जाता है, संकरा हो जाता है। वायु मार्ग क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। रक्त बढ़ता भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं बढ़ती, बल्कि हमारी जो आपकी जो श्वसन नलिकाएं हैं, प्राथमिक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी, इनमें सूजन आने के कारण से वो जो उनकी बीच की जो जगह होती है वो क्या हो जाती है? एक तरीके से कम हो जाती है, वो संकुचित हो जाती है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आज के हमारे इस एमसीक्यू सेशन के अंतर्गत हमने टोटल 20 प्रश्न देखे हैं जो कि हमारे मानव श्वसन तंत्र से संबंधित थे, उनकी संरचनाओं से संबंधित थे, उनके कार्यों से संबंधित थे। ये सारे प्रश्न हैं, ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे यदि आपने पढ़ा है। हालांकि हो सकता है कि इसको हमने थोड़ा सा तेज किया हो, लेकिन समय के कारण हमने ऐसा किया है। बाकी पूरा फुल आपका जो वीडियो है ये पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।